अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास ट्री के चैप्टर से टॉपिक है कंटिन्यूटी में, जो लास्ट टाइम हम कवर कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने बाइनरी सर्च ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हमने सर्चिंग से रिलेटेड एल्गोरिथम देखा था, और फिर सर्चिंग पे डिपेंड करता है इंसर्शन का एल्गोरिथम। तो वो हमने ये दो एल्गोरिथम देख लिए थे बाइनरी सर्च ट्री में। बेसिकली हमें करनी तो सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन थी, लेकिन दोनों एल्गोरिथम, इंसर्शन का एल्गोरिथम भी और डिलीशन का एल्गोरिथम भी रिलाय करता है सर्चिंग के एल्गोरिथम पर। तो इसलिए हमने एक एडिशनल एल्गोरिथम सेपरेटली पहले कवर किया था, सर्चिंग, और फिर उसकी बेसिस पे हमने इंसर्शन का एल्गोरिथम कवर किया। तो आज हमारे पास टॉपिक है डिलीशन एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च ट्री। तो आइए इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास और ये कैसे किया जा सकता है। अच्छा, चूंकि थोड़ा सा आपको हेड्सअप दे देता हूँ कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये हमारे कोर्स का सबसे टेक्निकली एडवांस टॉपिक है या लेक्चर है। ठीक है, टेक्निकली एडवांस से मतलब ये है कि आपको इसमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। इससे ज़्यादा टेक्निकल एडवांस चीज़ आपके कोर्स में अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, ना इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। तो ये सबसे एडवांस टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूँगा पेस स्लो रखूँ और साथ साथ विजुअलेट की वजह से आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो डिलीशन का क्या है कि डिलीशन जब भी की जाती है तो डिलीशन में हमें सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि सर्च करना पड़ता है उस नोट को जिसे हमें डिलीट करना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जिस नोट को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो मुझे डायरेक्टली तो उसकी लोकेशन नहीं पता होगी ट्री में, वो कहीं पर भी हो सकती है। हो सकता है वो रूट हो सकता है वो लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पर हो, या हो सकता है वो लीफ में हो। तो उसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे फाइंड आउट करना है कि उसकी लोकेशन क्या है, यानी लोकेशन ऑफ दैट नोड फाइंड आउट करनी है जिसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, पहला काम हो गया, मैंने सर्च का एल्गोरिथम लगाया और लोकेशन फाइंड आउट कर। देन जब मुझे लोकेशन मिल गई है तो देर आर फर्दर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिस नोड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ उसके साथ। हो सकता है जिस नोड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो एक लीफ नोड है। हो सकता है जिस नोड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो एक लीफ नोड है। लीफ नोड का मतलब है उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड। तो suppose that the node to be deleted is n. If n has no children, then simply delete the node and place its parent node बाय द नल पॉइंट। इसका मतलब तो सबसे आसान यही है कि जिस नोड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो लीफ नोड है। जाहिर सी बात है अगर मैं उसको डिलीट कर दूंगा तो चूंकि उसके आगे कोई नोड्स नहीं है तो वो अफेक्ट नहीं होगी। तो सिंपली मुझे उसे डिलीट कर देना है एंड दैट्स गुड। और जाहिर सी बात है डिलीट हो जाएगी तो पेरेंट्स के लेफ्ट या राइट पॉइंटर डिपेंड करता है किसमें वो लगी हुई है, उसे अपडेट कर देना है नल से। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्राइटेरिया। देन केस बी क्या है? केस बी ये है कि हो सकता है कि जिस नोड को आप डिलीट करने वाले हैं उसका पास एक चाइल्ड मौजूद है। लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है या राइट भी, लेकिन एक होगा। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है या राइट भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा। तो इसमें क्या है, अच्छा चाइल्ड में सब ट्रीज भी हो सकते हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। यानी हो सकता है जो नोड डिलीट कर रहे हैं उसके नीचे एक ही नोड हो, या हो सकता है नीचे ब्रांच हो पूरी। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर लेफ्ट सब ट्री होगा तो हम अलग कोर्स ऑफ एक्शन लेके चलेंगे, अगर राइट सब ट्री होगा तो हम अलग कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं हम एक बात कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि अगर मैं नोड पर मौजूद हूं तो नोड के लेफ्ट साइड पे जितने भी नोड्स होंगे या लेफ्ट चाइल्ड होंगे या लेफ्ट सब ट्री होंगे वो स्मॉलर होते हैं नोड से, और राइट पर जो भी मौजूद होते हैं वो ग्रेटर होते हैं नोड से। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन ये थी कि लेफ्ट वाले सब छोटे होंगे नोड से और राइट वाले सब नोड से बड़े। ठीक है, अब इस रिकॉल डेफिनेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इफ एन हैज वन चाइल्ड, चेक करें कि वो लेफ्ट है या राइट। ठीक है, पहले तो ये चेक कर लें वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट साइड। कैसे पता लगेगा? अगर एक ही है तो आप चेक कर लें, लेफ्ट वाले को चेक करें, अगर लेफ्ट वाला नल नहीं है तो वो लेफ्ट चाइल्ड है, या राइट वाला नल नहीं है तो वो राइट चाइल्ड है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं जो भी अवेलेबल होगा। अगर दोनों अवेलेबल होंगे तो वो तो केस सी है, हम उससे बाद में आते हैं, लेकिन कोई एक अवेलेबल है तो हमें क्या करना। सपोज कर लें अगर वो राइट चाइल्ड है तो आप राइट चाइल्ड या राइट सब ट्री में चले जाएंगे और फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द कॉरिस्पॉन्डिंग राइट ट्री। यानी जब आप राइट पे जा रहे हैं जिसमें एक्चुअली बड़े एलिमेंट होते हैं तो उन बड़े एलिमेंट्स में से सबसे छोटा वाला जो भी हो,
यानी बड़ों में सबसे छोटा हो उससे आप ढूंढेंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे उस नोड की। एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि नोड जो है राइट वालों से सबसे छोटी होती है। ठीक है, नोड पे जो डेटा एलिमेंट है वो राइट वाले सारे एलिमेंट से छोटा होता है। तो अगर मैं राइट में से किसी को पिक करके नोड की जगह प्लेस करना चाहूंगा तो डेफिनेटली वो राइट में जितने भी एलिमेंट या नोड्स हैं उन सब में छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा लगाऊंगा तो फिर डिलीशन ऑपरेशन के बाद भी मेरा ट्री स्टिल बाइनरी सर्च ट्री रहेगा, क्योंकि नोड पे जो एलिमेंट होगा वो राइट वाले सारे नोड से छोटा होगा। तो अगर मैं राइट सब ट्री में जाता हूं तो मुझे वहां से सर्च करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, इसके बरक्स अगर मैं लेफ्ट सब ट्री में चला जाता हूँ, इसके बरक्स अगर मैं लेफ्ट सब ट्री में चला जाता हूँ तो लेफ्ट के एलिमेंट तो सब नोड से छोटे होते हैं। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना है नोड से तो मुझे लेफ्ट साइड में से सबसे बड़े वाले एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। यानी लेफ्ट सब ट्री में अगर एलिमेंट को निकाल के ला रहा हूँ रिप्लेस करने के लिए नोड को, तो सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए लेफ्ट में। एंड दैट इज ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि लेफ्ट के सारे एलिमेंट छोटे होते हैं और उन छोटों में जो सबसे बड़ा होगा वही डिजर्व करता है कि नोड पर है, क्योंकि नोड पर जो भी डेटा होगा वो लेफ्ट के सारे डेटा एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो बस ये डिफरेंस है कि अगर आप राइट सब ट्रीज लेते हैं तो राइट में से सबसे स्मॉलेस्ट को निकाल के रिप्लेस करते हैं, अगर आप लेफ्ट सब ट्री पे जाते हैं तो लेफ्ट में से सबसे बड़े एलिमेंट को निकाल के रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये है केस बी कि अगर एक नोड हो, एक होगा इसमें से केस, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। केस सी क्या कहता है कि नोड हैज टू चिल्ड्रन, यानी जिस नोड को आप डिलीट करने वाले हैं उसके पास लेफ्ट चाइल्ड भी है और उसके पास राइट चाइल्ड भी है, या लेफ्ट सब ट्री भी है राइट सब ट्री भी है। तो इसमें कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। यानी आप राइट सब ट्री में से भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, आप लेफ्ट को भी पिक कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इधर चॉइस है। ठीक है, दोनों जब होते हैं लेफ्ट और राइट तो आपकी मर्जी है, आप किसी में से भी निकाल के सक्सेसर ला के रिप्लेस कर दें। अगर राइट वाला पिक करेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट वन को निकाल के रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट वाले को पिक करेंगे तो लार्जेस्ट वन को पिक करना पड़ेगा। यानी कि इस सी में आपके पास चॉइस होती है, आप लेफ्ट पे चले जाएं या राइट पे चले जाएं, मर्जी है, दोनों तरीके से रिजल्ट सेम रहेगा। यानी जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो बाइनरी सर्च ट्री आएगा डिलीशन के बाद वो बाइनरी सर्च ट्री ही होगा, यानी वो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा होगा कि नोड पे हमेशा एलिमेंट होगा जो वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा और राइट वाले से छोटा होगा। ठीक, तो ये तीन केसेस पॉसिबल हैं और इन तीनों केसेस को ही हमने एक एक करके इम्प्लीमेंट करना है। तो डिलीशन के एल्गोरिथम में चूंकि तीन केसेस हैं तो डिलीशन का एल्गोरिथम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव होगा तो हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो डिलीट का सिंटेक्स क्या है, सिंपली डिलीट डेटा। कुछ हम रिटर्न नहीं करा रहे हैं, करा सकते हैं आप चाहे डिलीट करने से पहले उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बुक में एल्गोरिथम जो था उसमें नहीं हो रहा था तो मैंने भी उसे ही फॉलो कर लिया। तो डिलीशन के एल्गोरिथम सबसे पहले वही चेक कर रहा है कि रूट अगर नल है तो बात ही खत्म हो गई। रूट नल होने का मतलब है एम्प्टी है ट्री, कुछ नहीं करने की जरूरत, यहीं पे रिटर्न करा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वही वाली बात, मुझे वो नोड ढूंढनी है जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो वो नोड ढूंढने के लिए क्या है, मैंने वही दो पॉइंटर क्रिएट किए, पेरेंट और लोकेशन, और उनको पास कर दिए सर्च के एल्गोरिथम को। और सर्च का एल्गोरिथम याद होगा आपको, एड्रेस अपडेट करके रिटर्न करता है, तो इधर डबल पॉइंटर यूज हुए थे। ठीक है, मैंने इस फंक्शन के पॉइंटर्स को पास एज रेफरेंस किया और फिर इवेंचुअली जो इसमें रिटर्न होगा वो वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेसेस रिटर्न होंगे। तो सर्च के एल्गोरिथम से मुझे पेरेंट और लोकेशन दोनों मिल गए, यानी वो नोड मिल गई। लेकिन हाउ टू मेक श्योर कि वो नोड मुझे मिल गई है जिसे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो सर्च ऑपरेशन जो है उसका रिजल्ट को मुझे चेक करना पड़ेगा कि आया मुझे नोड मिली भी है या नहीं, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो मैंने ये एडिशनल कंडीशन चेक कर ली। अगर लोकेशन नल है तो इसका मतलब है लोकेशन नहीं मिली, यानी वो डेटा जिसे डिलीट करने की बात की जा रही है वो तो ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता तो बात खत्म, यहीं पे मैं कह दूंगा डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्री, तो डिलीट का तो कोई मैटर ही नहीं करती बात, और यहीं पे मेरा प्रोग्राम रिटर्न कर देगा, यानी एंड हो जाएगा डिलीशन। जब नोड है ही नहीं तो मैं डिलीट क्या करूँ। लेकिन चलें, से मान लेते हैं कि स्टेप 4 भी फॉल्स हो गया। ठीक है, और अब मैं आ जाता हूँ स्टेप 5 पे, यानी वो नोड एग्जिस्ट करती है और वैलिड लोकेशन पर है, लोकेशन में नल नहीं है, एलओसी में कोई ना कोई वैलिड मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि किस जगह पे मैं बात करूँ। अब आते हैं 5 में अगर आप देखें तीन केसेस डिफाइन है। पहला केस क्या था कि जो लोकेशन मुझे मिली है उसका ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है। तो ये देखें लिखा हुआ है लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड भी नल हो, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड भी नल है एंड लोकेशन का राइट चाइल्ड भी नल है।
इफ बोथ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड आर नल, तो मैंने सिंपली एक फंक्शन बना लिया, कॉल कर लो केस ए वाला फंक्शन। ठीक है, केस ए नाम दे दिया इसको, और इसको क्या पास कर दिया, सिंपली पेरेंट एंड लोकेशन पास कर दी, और ये वाला केस चल जाएगा। और उसके बाद इवेंचुअली एंड में मैं फ्री करा दूंगा लोकेशन को, क्योंकि मुझे डिलीट करना है, और डिलीट करना किसे है, जिस नोड को लोकेशन पॉइंट आउट करेगी, तो एंड में फ्री हो जाएगा। तो एंड में सबका सेम है, फ्री हो जाएगा। तो ये पहला केस तो वो हो गया जब ना लेफ्ट पॉइंटर हो ना राइट पॉइंटर हो, यानी नो चिल्ड्रन वाला केस, ये आगे मेंशन हुआ हुआ नो चिल्ड्रन वाला केस। दूसरा केस क्या है कि या तो लेफ्ट चाइल्ड हो या तो राइट चाइल्ड। तो इधर अगर आप कंडीशन देखें तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, यानी लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या चेक कर रहा हूँ, राइट चाइल्ड नल है, यानी लेफ्ट है राइट नहीं है। या तो ये केस हो जाए, और या तो लेफ्ट नल हो और राइट नल ना हो। यानी ये दूसरा केस क्या कह रहा है, लेफ्ट नहीं हो लेकिन राइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये राइट आएगा, इस जगह पर मैं करेक्शन कर देता हूँ, लेफ्ट नल है और इधर आर आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड नल है लेकिन राइट चाइल्ड नॉट नल है। तो ये वाला केस है कि या तो लेफ्ट है या तो राइट है। तो इस केस में मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर दूंगा, और फंक्शन कौन सा है, केस बी वाला। ठीक है, तो केस बी में क्या लिखा हुआ देखें, आगे मेंशन भी है, वन चाइल्ड फंक्शन। ठीक है, एक चाइल्ड होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। और एक कंडीशन मैंने ऐसी बनाई है, जब लेफ्ट को नल चेक कर रहा हूँ तो राइट को नॉट नल चेक कर रहा हूँ, और जब लेफ्ट को नॉट नल चेक कर रहा हूँ तो राइट को नल चेक कर रहा हूँ। तो इससे ये केस ऑफ वन चाइल्ड वाला हो जाएगा। और फिर इवेंचुअली मैं लास्ट में क्या चेक कर रहा हूँ, दोनों को नॉट नल चेक कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट भी होना लाजमी है और राइट भी होना लाजमी है, बोथ नॉट नल है। ये देखें, दोनों में लगा हुआ है नॉट नल, इसमें भी लगा हुआ है नॉट नल। ठीक है, तो इस केस में मैं केस सी वाला एल्गोरिथम कॉल कर दूंगा, और तीनों फंक्शन सेम इनपुट पैरामीटर्स ले रहे हैं, पेरेंट एंड लोकेशन, पेरेंट एंड लोकेशन। ठीक है, पी आर एंड एलओसी ले रहे हैं, और इसको यूज करते हुए काम करें। तो केस ए कॉल होता है, केस बी कॉल होता है, केस सी कॉल होता है, डजेंट मैटर, इवेंचुअली क्या है, आपको उस लोकेशन से पॉइंटर को फ्री करा दें। अब हमने इन तीनों केसेस को देखना है बाय एग्जांपल, कि केस ए एक्चुअली होगा तो वो कैसा नजर आएगा या क्या सिचुएशन होगी। तो इसको हम एक एक करके एक्सप्लोर करें। लेकिन उस पर जाने से पहले यहाँ तक बताइए कोई कंफ्यूजन, ये जो इफ स्टेप 5 लिखा हुआ है, इसको समझने में मैं, कि मैं कैसे चेक कर रहा हूँ कि नो चाइल्ड है या वन चाइल्ड है या टू चिल्ड्रन का केस है। क्योंकि इस पीस ऑफ स्लाइड में सिर्फ यही लाइन ऑफ कोड है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे चेक किया जाए। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? चलें, खामोशी एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, चलिए एक आंसर आ गया मेरे पास, नो सर। ठीक है, तो अब एक एक करके हमें केस को एक्सप्लोर करना। अब ये कोड हमने कर लिया, अब इसमें हम केस वन देख रहे हैं, और केस वन का फंक्शन कॉल होने का मतलब ये है कि वो ये काम कर लेगा कि इवेंचुअली वो वाली नोड को डिलीट कर देगा या ट्री को अपडेट कर देगा। इन तीनों फंक्शन है, ट्री को अपडेट करना है क्योंकि इवेंचुअली मैं लोकेशन को पॉइंटर को डिलीट कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसे अपडेट करता है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे केस वन पे। ठीक है, केस वन में क्या हुआ कि पेरेंट और लोकेशन। अच्छा, मुझे यहाँ पे कहा गया है कि मुझे ढूंढनी है लोकेशन नंबर, वो डेटा जो 15 है उसकी लोकेशन। तो यहाँ पे केस ए अभी तक कॉल नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले तो सर्च का एल्गोरिथम अपना काम करेगा, और क्या करेगा, वो लोकेशन फाइंड आउट कर लेगा जिसे डिलीट करना है। तो ये स्टेप सर्च के एल्गोरिथम ने ऑलरेडी कवर कर दी है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रोक ली थी। यानी जब केस ए का फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली स्टेट ऑलरेडी अचीव हो चुकी होगी। ठीक है, इधर मैंने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया, इधर पी आर की जगह मैंने पेरेंट कर दिया, ताकि आप कोरिलेट कर सकें कि क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन में नेम अलग है थे और कॉल्ड फंक्शन में अलग। लेकिन यहाँ पे मैंने वो नेमिंग यूज कर दी है जो यहाँ पे लिखी। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि नेम कौन से यूज है, केस ए को पेरेंट पास हुआ है, लोकेशन पास हुआ है नॉन। और ये काम हो चुका है सर्च के फंक्शन में, और मुझे पता ये चला कि जो नोड में डिलीट करने वाला हूँ उसका नो चाइल्ड है, और आप देख सकते हैं 15 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड। तो अब क्या किया जाए, तो अब मुझे ये करना है कि इस ट्री को अपडेट करना है।
तो सबसे पहले तो मैं मेक श्योर करूंगा कि जो नोड लोकेशन वाली है वो इकलौती नोड तो नहीं है, कहीं वो रूट पे तो नहीं आ रही, तो ये एडिशनल करेस में हर मर्तबा चेक करूंगा। और अगर मुझे पता करना है कि मैं रूट नोड पे हूँ, तो रूट नोड पे आपको पता है कि मेरे पास ये केस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सर्च एल्गोरिथम में अगर पेरेंट नल आए लेकिन लोकेशन वैलिड हो, लेकिन पेरेंट नोड नल आ जाए, तो ये इस तरफ इंडिकेट करता है कि ये रूट नोड है, क्योंकि रूट नोड एक वाहिद ऐसी नोड होती है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। तो इस इंस्ट्रक्शन से मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर पेरेंट पॉइंटर में नल मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि जो नोड में डिलीट करने वाला हूँ वो क्या थी, मेरी रूट नोड थी। और अगर मैं रूट को डिलीट कर दूंगा और उसके फर्दर कोई चिल्ड्रन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ट्री की स्टेट क्या हो जाएगी, ट्री एम्प्टी हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यानी जो नोड में डिलीट करने वाला हूँ वो नोड रूट नोड है और उसका ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो उस केस में मुझे क्या होगा, मेरा ट्री एम्प्टी हो जाएगा। और ट्री एम्प्टी का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रूट इक्वल्स टू नल। और रूट इक्वल्स टू नल यही बात बता रहा है कि ट्री एम्प्टी हो गया है, क्योंकि मैंने एक इकलौती रूट नोड थी, क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं थे, उसे भी डिलीट कर दिया, तो बात खत्म। तो ये हो गया स्पेशल केस रूट वाला। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा नहीं है, जिस नोड को मैं डिलीट करने वाला हूँ उसका वैलिड पेरेंट है और उसका पेरेंट है 20। ठीक है, जिस नोड को मैं डिलीट करने वाला हूँ वो है 15 और उसका पेरेंट है 20, तो ये वाला केस फिलहाल तो फॉल्स हो गया, तो इसको छोड़ देते। लेकिन समझा दी बात कि अगर ऐसा होगा तो ये करना पड़ेगा। एल्स अगर मैं डिलीट करूंगा 15 को, तो मुझे ये पता करना है कि ट्री में क्या चेंज आएगा। ट्री में चेंज क्या आएगा कि अगर इस नोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज हो जाएगी नल, यहाँ पे भी आ जाएगा नल। ये करना है सिर्फ मुझे। तो ये करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि 15 जो है 20 के लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है या राइट साइड पे लगा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बात पता करनी है कि जिस नोड को मैं डिलीट करने वाला हूँ वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं 15। अच्छा, 15 के कोई चाइल्ड नहीं है, जो डिलीट हो रही है नोड उसकी बात हो रही है, उसके कोई चाइल्ड नहीं, लेकिन अब मैं उसके पेरेंट्स की अपडेट की बात करूँ, तो मुझे चेक करना है कि पेरेंट के लेफ्ट से डिलीट हो रहा है डेटा या राइट से डिलीट हो रहा है। तो जहां से भी हो वहां पे मुझे नल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नल नहीं करूंगा तो फिर बाद में अगली मतलब ट्री को जब ट्रेवर्स करूंगा तो वो फिर भी इसी नोड को पॉइंट कर देगा। तो इसलिए मैंने चेक किया, इफ एल्स लगाया एक सिंपली, और चेक किया कि लोकेशन पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड। यानी मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ इस इंस्ट्रक्शन से कि 15 जो है राइट साइड पे लगा हुआ है या लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। ये देखो, लोकेशन पेरेंट के लेफ्ट चिल्ड्रन के इक्वल है या लोकेशन पेरेंट के एल्स राइट चिल्ड्रन होगा, जाहिर सी बात है। अगर वो लेफ्ट चिल्ड्रन के इक्विवेलेंट है तो लेफ्ट को नल कर दो, अगर राइट चिल्ड्रन के इक्विवेलेंट है तो राइट को नल कर दो। ठीक है, मैं सिंपली ये चेक कर रहा हूँ कि जो नोड डिलीट होगी वो लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पे। चूंकि इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं वो लेफ्ट साइड पर है, तो लेफ्ट वाला केस ट्रू हो जाएगा और मैं पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड को नल कर दूंगा। पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ये जगह, तो इस जगह पे नल आ जाएगा। और जैसे इस जगह नल आएगा तो ये लाइन जो एरो था ये रिमूव हो जाएगा। ये एरो रिमूव क्यों हो गया, क्योंकि अब ये पेरेंट जो है किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। पेरेंट लेफ्ट जो था पहले पॉइंट कर रहा था 15 को, अब पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ट्री तो मेरा हो गया अपडेट, और ट्री अपडेट होने के बाद जाहिर सी बात है ये फंक्शन एंड हो जाएगा। और ये फंक्शन एंड होगा तो फिर कौन सी कमांड रन होगी, डिलीट या फ्री की कमांड रन होगी। किस पे, लोकेशन पे। जब फ्री की कमांड लोकेशन पे रन होगी तो ये वाली नोड यहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो ये था सिंपल सा केस ए, कि जिसमें मुझे क्या करनी थी, डिलीट करनी थी नोड, ऐसी नोड जो कि लीफ है या जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, न लेफ्ट चाइल्ड है न राइट चाइल्ड। तो ये था केस ए, सिंपल सा। ठीक है, सिंपली मुझे बस ये चेक करना है कि पेरेंट के लेफ्ट को नल करूं या राइट को नल करूं, क्योंकि किसी को तो नल करना पड़ेगा ना। जब वहां से आगे से एक नोड रिमूव हो जाएगी तो उस रिमूव नोड की जगह जो पॉइंटर है उसे नल करना है। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि लोकेशन को सिंपली कंपेयर कराया कि किससे मैच हो रहा है, पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड से मैच हो रहा हूँ या राइट से मैच हो रहा हूँ। जिस चाइल्ड से मैच हो रहा था उस चाइल्ड की जगह पे जाके सिर्फ नल कर दिया, नोट टू बी डिलीटेड इज अ लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, ये तो सिंपल सा केस था और ये हो गया। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन कोई क्यूरी है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे बढ़े।
चलो अच्छी बात है, कुछ वक्त आपको क्लियर है। अच्छा, किसी को क्लियर ना भी हो तो परेशान नहीं होना। लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसको बार बार रिव्यू कर सकते हैं, और जो भी बातें मैं कह रहा हूँ उस पर बार बार एम्फेसाइज करो, उनको बार बार सुनिए। और तो उम्मीद करता हूँ कि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। जिसको पहली बारी में नहीं हो रहा वो दोबारा से देखे और मेरे वर्ड्स को कोड या एल्गोरिथम जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट मैच करता है। ठीक है, और ये सिंपली जो यहाँ पे रिमूव हुआ है पेरेंट, ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैंने रिमूव किया है, और कोई वजह नहीं। दूसरा केस, केस बी, डिलीट करनी है मुझे से नोट 60। ठीक है, और सर्च का एल्गोरिथम ये काम कर चुका है कि वो 60 वाली लोकेशन ढूंढ चुका है। ठीक है, ये वाला काम सर्च का एल्गोरिथम ने कर दिया, और उसके बाद मुझे पता लगा कि जिस नोट को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ 60, उसके पास एक चाइल्ड मौजूद है। उसके पास एक चाइल्ड मौजूद है, यानी अब वो लीफ नोड नहीं है बल्कि कोई इंटरमीडिएट नोड है जिसपे एक चाइल्ड मौजूद है। तो अभी मुझे नहीं पता वो चाइल्ड लेफ्ट भी हो सकता है, वो चाइल्ड राइट भी हो सकता है। तो अब मुझे जाहिर सी बात है उस चाइल्ड को पॉइंट कराना है ताकि मैं उस चाइल्ड को रिप्लेस कर सकूं डिलीटेड नोड। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं एक एडिशनल पॉइंटर लूंगा चाइल्ड के नाम से। एक ही लूंगा क्योंकि मुझे पता है एक ही होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, क्योंकि ये केस बी है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि 60 की कौन सी वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे नोड लगी हुई है। ये कैसे पता चल जाएगा? आसान सी बात है, जो नल नहीं होगा वो वाली चीज चाहिए मुझे, जो नल होगा उसे छोड़ दूंगा। तो मैं सिंपली चेक करता हूँ कि लोकेशन, ठीक है, कीप इन माइंड ये मेरी लोकेशन है, ये मेरी लोकेशन है। मैंने चेक किया कि इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है या राइट चाइल्ड नल है। जो नल नहीं होगा मैं उसको पॉइंट करा दूंगा चाइल्ड से। तो ये देखिए मैंने चेक किया, लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल, मैंने चेक किया लेकिन पता चला ये तो नल है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो एल्स मुझे पता लग गया राइट चाइल्ड ही की बात हो रही है, एक तो होगा इसमें, क्योंकि इस फंक्शन में आने का मतलब है एक होगा। तो सिंपली मैंने क्या किया कि अपने चाइल्ड वाली, जो अभी मैंने एक नया पॉइंटर बनाया था, उसे पॉइंट करा दिया लेफ्ट चाइल्ड की तरफ। तो लेफ्ट चाइल्ड का मतलब अब ये 70 को पॉइंट, सॉरी राइट चाइल्ड की तरफ पॉइंट करा दिया, तो अब ये 70 को पॉइंट करने लग गया। ठीक हो गया। अब क्या करूं? अब मुझे ये करना है कि जाहिर सी बात है कि अब अगर मैं कोड में से इस नोट को डिलीट कर देता हूँ, इस नोट को डिलीट कर दूंगा, तो अब आप मुझे बताइए कि 70 को कहाँ जाके लगाऊं, 70 कहाँ लगना चाहिए। अगर मैं 60 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो 70 वाली नोट जो उसके नीचे है, जो उसका चाइल्ड है, उसे कहाँ कनेक्ट करूँ? 60 की जगह, और 60 की जगह तो होगा 60 का पेरेंट, 60 वाली प्लेस पर तो है, लेकिन उसका पेरेंट कौन होगा? जी खुश वक्त, पेरेंट कौन होगा? सही डायरेक्शन में है आप लोग। जी 75 होगा। ठीक है, अब 75 पेरेंट तो है, लेकिन 75 का लेफ्ट चाइल्ड पे लगाऊं या राइट चाइल्ड पे लगाऊं? दो है ना ऑप्शन। 75 पेरेंट तो है, लेकिन 75 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा या ये राइट चाइल्ड बनेगा, ये बताना है। लेफ्ट। ठीक है, वैसे ही आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि 60 लेफ्ट पे लगा हुआ था तो 60 की जगह लगाऊंगा तो ये भी लेफ्ट पर ही आएगा। ठीक है, गुड। तो लेफ्ट पे लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं तो देख सकता हूँ ना, प्रोग्राम नहीं देख सकता, पहले प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा कि आया 60 मेरा लेफ्ट चाइल्ड था या राइट चाइल्ड। तो ये पता करना पड़ेगा। ये पता करने का तरीका क्या है? पेरेंट चेक कर लेगा कि लोकेशन उसके लेफ्ट चाइल्ड से मैच हो रही है या राइट चाइल्ड से मैच हो रही है। तो सिंपली एक लाइन लिखूंगा और ये चेक करूंगा कि लोकेशन, यानी 60 की लोकेशन, लोकेशन इज पॉइंटिंग टू 60। तो मुझे ये चेक करना है ये मैच पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड से हो रही है या राइट चाइल्ड से। तो पहले तो ये बात चेक हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले इधर भी वही स्पेशल केस टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इधर भी वही स्पेशल केस टेस्ट हुआ हुआ है कि अगर पेरेंट नल है, ठीक है, अगर पेरेंट नल है तो ऑब्वियस सी बात है वो रूट नोड है। तो सिंपली मुझे जो चाइल्ड है ना उसको रूट पर ही लगा देना चाहिए।
ठीक है, यानी अगर मैं से 60 को डिलीट करता, और इमेजिन करें आप कि 60 के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और 60 ही मेरा रूट है, तो अगर मैं रूट को डिलीट कर दूंगा तो रूट का जो भी चिल्ड्रन हो, लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, वो बन जाएगा रूट। तो उस केस में मैं चाइल्ड को असाइन करूँ, लेकिन फिलहाल ये वाला केस नहीं आ रहा। तो इसके बाद क्या केस आ रहा है कि मुझे चेक करना है कि लोकेशन जो है पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट, ताकि मैं उसी जगह पे 70 को लगा सकूं। तो मैंने चेक कर लिया लोकेशन पेरेंट का अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो मुझे पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड पे लगा देना चाहिए। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि जो नोट डिलीट होने वाली है वो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, लिखा हुआ नोड इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो अगर ये लेफ्ट चाइल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट के लेफ्ट में लगाना चाहिए मुझे 70। तो ये देखें पेरेंट के लेफ्ट में क्या लगा दूंगा, चाइल्ड, और चाइल्ड इज 70। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है वो राइट होगा, तो पेरेंट के राइट में लगा दूंगा चाइल्ड। तो या तो लेफ्ट में लगाऊंगा या राइट में, लेकिन इधर आपको देखने से भी पता लग रहा है कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, लेफ्ट वाली ट्रू हो जाएगी। तो लेफ्ट वाली ट्रू का केस का मतलब है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट में लगाऊंगा, और ये जैसे ही मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, देखें आप, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब चूंकि पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड इस चाइल्ड वाली नोट को 70 को पॉइंट करने लगा है, तो अब 60 में से हट चुका है, और अब सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड आएगी जो क्या करेगी, यानी मेरा ट्री तो अपडेट हो गया है, ट्री तो अपडेट हो गया है। अब सिंपली मुझे जब ये फंक्शन एंड हो जाएगा, ये फंक्शन एंड होगा, तो आपको पता है फंक्शन एंड होने के बाद वहां पे कौन सी लाइन चलेगी, डिलीट लोकेशन, और डिलीट लोकेशन की लाइन से क्या होगा कि ये चीज यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और अब आप ट्री को अगर देखें तो ट्री इज स्टिल अ बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि 75 पेरेंट है तो उसके लेफ्ट पे 70 लगा हुआ है, उसके राइट पे 85 लगा हुआ है, और ट्री स्टिल अ इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, मैंने वही किया जो आपने बताया, लेकिन कोडिंग में कैसे होगा, एल्गोरिथम के जरिए कैसे होगा, ये मैंने लिख के आपको बता दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, मुझे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था कि जिस नोट को मैं डिलीट कर रहा हूँ वो पेरेंट के लेफ्ट पे लगी हुई है या राइट पे। अगर मुझे पता लग जाएगा लेफ्ट पे लगी हुई है तो मैं लेफ्ट की जगह पे ये वाली नोट चाइल्ड वाली लगा दूंगा, अगर मुझे पता लगेगा राइट पे लगी हुई है तो राइट पे लगा। हमारे इस पर्टिकुलर केस में लेफ्ट वाला कंडीशन ट्रू हुई थी तो हमने लेफ्ट पे लगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या अभी भी कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हैं। जी, खुशबख्त तंजील, आप लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा केस देखते हैं। और तीसरा केस बेसिकली इसी से मिलता जुलता केस है। अच्छा, ये फिर से मैंने हटा दिए सिर्फ क्लैरिटी के लिए कि फाइनली हमारे हमारे ट्री की स्टेट ये होगी। तीसरा केस, मैं उस नोट को डिलीट करना चाह रहा हूँ जिसका डेटा है 75, और ऑलरेडी सर्च का एल्गोरिथम रन हो चुका है और लोकेशन ने 75 को ढूंढ लिया है, और जाहिर सी बात है 75 का पेरेंट है 50, तो पेरेंट पेरेंट की जगह 50 को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब सीन क्या है, अगर आप देखें तो 75 के पास लेफ्ट चाइल्ड भी मौजूद है और 75 के पास राइट चाइल्ड भी मौजूद है। अभी देखने से तो हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड अगर लेंगे तो एक ही नोड है वही आ जाएगी, लेकिन राइट चाइल्ड पे जाएं तो राइट चाइल्ड पे दो लेवल्स हैं, और इधर मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या है कि क्रिएट करूंगा मैं दो और मजीद पॉइंटर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहे हैं पॉइंटर मुझे अंदाजा है, लेकिन हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और क्यों क्रिएट करूं ये बता देता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें क्या करना है कि अगर मेरे पास लेफ्ट सब ट्री आ जाए, राइट सब ट्री आ जाए, तो मुझे पूरा ट्री घूमना पड़ेगा। अगर से मैं राइट वाला पिक करता हूँ तो राइट वाले में से मुझे सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, तो सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढने के लिए मुझे पूरी ट्री की ब्रांच को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें चेक क्या करना है, अगर से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, पहले तो मैंने दो पॉइंटर बना लिए, और पॉइंटर को कहाँ पॉइंट करा रहा हूँ, लोकेशन को तो मैंने
पेरेंट का सक्सेसर बता दिया, और ऑब्वियसली लोकेशन जो है पेरेंट का सक्सेसर, ये पेरेंट का अगली नोड, ठीक है, जिसे मैं लोकेशन कह रहा था उसे मैंने पेरेंट का सक्सेसर कह दिया। और अब सक्सेसर मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी ले सकता हूँ। सक्सेसर में लेफ्ट वाले चाइल्ड को भी ले सकता हूँ, राइट को भी, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया था शुरू में कि फिर हमारी मर्जी है कि हम लेफ्ट सब ट्री में से निकालना चाह रहे हैं या राइट में से सक्सेसर को निकालना चाह रहे हैं। इस केस में मैं सपोज कर लेता हूँ राइट सब ट्री जान के, क्योंकि उसमें हमारे पास ज्यादा नोड्स हैं। ठीक है, तो कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, आप लेफ्ट भी ले सकते थे, राइट भी ले सकते थे। कुछ पता नहीं होता, अभी देखने से तो पता लग रहा है कि एल्गोरिथम फास्ट हो जाता अगर मैं लेफ्ट लेता, लेकिन जब एक्चुअली कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो उसको नहीं पता होता लेफ्ट वाला ट्री साइड बड़ी है राइट वाली, क्योंकि वो तो देख नहीं सकता। ये मैं इसलिए कंक्लूड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि लेफ्ट वाला रास्ता आसान था, लेकिन जान के मैंने थोड़ा सा मुश्किल रास्ता लिया है आपको एक बात समझाने के लिए कि अब अगर मैं राइट वाले सब ट्री में जाता हूं तो मेरा काम क्या है, राइट वाले सब ट्री में यानी इस हिस्से में, राइट सब ट्री का मतलब है मैं यहां से चेक करूंगा जितना भी ट्री है, इस ट्री के अंदर मुझे ढूंढना है सबसे छोटी नोड को, सबसे छोटे डेटा नोड को। अब राइट में सबसे छोटी डेटा नोड कैसे मिलेगी, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब राइट में तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे एक इंफॉर्मेशन अभी से है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि हमेशा लेफ्ट वाला चाइल्ड छोटा होता है, राइट वाला चाइल्ड बड़ा होता है। लेफ्ट वाला चाइल्ड छोटा होता है और राइट वाला चाइल्ड बड़ा होता है, बाइनरी सर्च ट्री की बेसिक डेफिनेशन है। तो मैं सिंपली एक लूप लगाऊंगा और नेक्स्ट 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 करता जाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंक लिस्ट में टेम्प आगे बढ़ता जाता था, प्रीवियस आगे बढ़ता जाता था, तो इसमें बिल्कुल वैसे ही पेरेंट सक्सेसर और सक्सेसर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिंपली एक वाइल लूप लगाएंगे और ये आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कब तक आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक कि सक्सेसर का लेफ्ट चाइल्ड नल ना हो जाए। तो सक्सेसर इवेंचुअली लीफ नोड पे पहुंच गए और लीफ नोड पे ही जाके मुझे वो नोड मिलेगी जो सबसे छोटी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्री की डायग्राम में सबसे नीचे जो नोड्स लगी होती हैं वो सबसे छोटी होती है। या यूं कहा जाए कि ट्री के अंदर सबसे नीचे लीफ नोड पर जो सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे नीचे लेवल पे सबसे राइट मोस्ट नोड होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं बाइनरी ट्री का जो अभी मैं भी रिकॉल भी करा दूंगा, पीछे डायग्राम आप देखेंगे कि सबसे बड़ी वाली नोड हमेशा लीफ नोड होगी टुवर्ड्स द राइट, और सबसे छोटी नोड हमेशा लीफ नोड होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं सक्सेसर के लेफ्ट चाइल्ड को चेक कर रहा हूँ नल, क्यों, क्योंकि मैं हमेशा सक्सेसर को अपडेट कर रहा हूँ सक्सेसर के लेफ्ट चाइल्ड पर। राइट पे भी जा सकता था मैं, लेफ्ट पे भी जा सकता था, लेकिन मैं लेफ्ट पर ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए नोड, और स्मॉलेस्ट हमेशा मुझे लेफ्ट पर ही मिलते हैं। अगर मुझे लार्जेस्ट चाहिए होते तो हमेशा मैं राइट राइट पे जाता, यानी अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता राइट के बजाय लेफ्ट सब ट्री, तो यहाँ पे फिर हर जगह मैं लेफ्ट चाइल्ड के बजाय राइट चाइल्ड कंसिडर कर रहा होता। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। जब राइट सब ट्री में जाता हूँ तो लेफ्ट चाइल्ड की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, और अगर मैं लेफ्ट सब ट्री कंसिडर कर लेता हूँ तो मुझे राइट की तरफ बढ़ना पड़ता है क्योंकि उस केस में मुझे सबसे बड़ी नोड चाहिए। तो फिलहाल मैं राइट सब ट्री में गया हूँ, तो हमेशा सक्सेसर कैसे होगा, लेफ्ट 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 ही जाता रहेगा, और तब तक जाएगा जब तक कि लेफ्ट के सक्सेसर के लेफ्ट चाइल्ड में नल ना हो जाए, और इस केस में आप देखें तो सक्सेसर के लेफ्ट चाइल्ड में नल हो गए। अब क्या करूं, अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि मुझे पता लग गया कि किस नोड से रिप्लेस करना है, मुझे पता लग गया ये वाली नोड जो है ये रिप्लेस होगी इस जगह पर। ओके, तो अब मैंने सक्सेसर फाइनली फाइंड आउट कर लिया है कि ये मेरा सक्सेसर है 80, और ये रिप्लेस होगा डिलीटेड नोड की जगह, यानी 75 वाली नोड अगर मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर इस 80 वाली नोड को रिप्लेस करना है। तो इसको जब मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगी वो अपडेट्स मुझे करनी है। तो सबसे पहली बात तो वही है जैसे प्रीवियस हमने केस बी में किया कि ये सक्सेसर की नोड जब 80 यहाँ पर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट को पॉइंट करना चाहिए इस नोड को। ठीक है, क्योंकि जब इस जगह पे मैं पूरा 80 वाली नोड रिप्लेस कर देता हूँ उससे यहाँ पे 80 आ जाता है, तो ये सिचुएशन मुझे चाहिए। तो 80 वाली नोड का पेरेंट 50 होना चाहिए, उसका लेफ्ट चाइल्ड 60 होना चाहिए, उसका राइट चाइल्ड 85 होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंटर्स मुझे एडजस्ट करने। तो ये कैसे होंगे, सबसे पहले वही वाली बात कि मुझे पेरेंट फाइंड आउट करना है कि पेरेंट पता लगाना है कि 75 का पेरेंट कौन था, ताकि मैं 80 का पेरेंट उसी को बना दूं। ठीक है, तो इसके लिए वही वाली बात है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि पेरेंट के लेफ्ट में 75 लगा हुआ है या राइट में, यही चीज आइडेंटिफाई करनी है।
जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया। तो पहले ये आइडेंटिफाई होगा कि अच्छा, उससे पहले एक और इसमें क्या है, सब ब्रांच आई हुई है हमारे पास कि 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने स्टेप्स बनाए उस पे जाने से पहले वही दोनों केसेस मुझे चेक करने कि जो नोड सक्सेसर पे आएगी, यानी कि अब ये सक्सेसर की नोड जाहिर सी बात है मैं यहाँ से हटा लूंगा। ठीक है, सक्सेसर की नोड अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो इट्स काइंड ऑफ डिलीटिंग दैट नोड, यानी सक्सेसर की नोड यहाँ से एक तरीके से डिलीट ही हो रही है। ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस एल्गोरिथम में डिलीशन 75 की, लेकिन 80 चूंकि अपनी जगह चेंज करेगी तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि सक्सेसर का कोई चिल्ड्रन तो नहीं है। अगर सक्सेसर का चिल्ड्रन है तो डेफिनेटली फिर मुझे उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे देखा जाए तो सक्सेसर का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो इट इज सेफ कि मैं इसे यहाँ से आसानी से हटा सकता हूँ। यानी यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम कॉल हो जाएगा, केस ए वाला। लेकिन अब ध्यान रहे केस ए को जो मैं चीजें पास कर रहा हूँ वो क्या पास कर रहा हूँ, सक्सेसर और पेरेंट सक्सेसर पास आउट कर रहा हूँ। तो इस एल्गोरिथम के कॉल होने से सिंपली क्या होगा, ये यहाँ पे अपने आप को नल कर लेगा, जैसे कि अभी हमने केस ए में देखा इसने यहाँ पे सिर्फ नल करना होता है। तो ये सिंपली इस एल्गोरिथम को कॉल होने से क्या होगा, ये मेक श्योर कर लेगा कि भाई इट इज सेफ टू रिमूव 80 फ्रॉम हियर। तो इस केस में क्या हुआ, ये कॉल हुआ और आप आपने देखा इससे क्या हुआ, सिंपली 85 ने अपने नेक्स्ट में क्या कर लिया, नल कर लिया। और अभी हमने केस ए में देखा था बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था कि जब भी केस ए कॉल होगा तो जो भी नोड वहां से रिमूव हो रही है उसमें नल आ जाएगा। तो चूंकि अब मैं 80 की जगह यहाँ से चेंज करने वाला था, ठीक है, और देर माइट बी पॉसिबल कि 80 के आगे कोई नोड हो ना हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास लकीर है और वो केस आया कि 80 का कोई चिल्ड्रन नहीं है। लेकिन अगर 80 का चिल्ड्रन होता तो फिर वो केस भी कॉल हो जाता, केस भी कॉल होता तो आपको पता है फिर 80 की जगह पे आकर उसे रिप्लेस करना पड़ जाता। सपोज अगर मैं आपको बताना चाहूँ ये बात, तो वो ऐसे है कि यहाँ पर एक और नोड मौजूद होती 80 के, और वो नोड होती 80, वो नोड होती 82 कह लें से, 80 से तो बड़ी होती लेकिन 85 से छोटी। से अगर इधर 82 होता तो उस केस में फिर मेरा ये वाला कॉल हो जाता, क्योंकि एक केस भी कहता है 1 चिल्ड्रन, और 1 चिल्ड्रन का क्या हुआ था अभी आपने प्रीवियसली देखा, वो चिल्ड्रन इसकी जगह पर ही रिप्लेस हो जाता है, यानी 80 की जगह पे 82 आता पहले और फिर जाके मैं 80 को ऊपर ले जाता। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, सारे केसेस हम कवर कर नहीं सकते यहाँ पर। तो फिलहाल मैंने सिंपल केस ए को कवर कर लिया, केस भी सेपरेटली आपको बता दिया गया कि कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, केस ए सक्सेसफुल हुआ, यानी 80 का कोई चाइल्ड नहीं है, मैंने इजी रखा, मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था, और 80 इज फ्री टू बी रिप्लेस एट द प्लेस ऑफ 75, यानी 80 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 75 की जगह। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये सिचुएशन है। तो अब मुझे वही करना है, चेक करना है कि भाई 80 रिप्लेस तो कर रहा हूँ, 80 का पेरेंट कौन है, 50 है। तो 50 को भी तो ये पता होना चाहिए कि मेरा लेफ्ट पे जाके लगेगा 80 या राइट पे लगेगा। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि 75 यानी लोकेशन जो है, अच्छा, उस पर भी जाने से पहले वही वाला केस मैंने चेक कर लिया कि नल रूट नोड तो नहीं है, वही केस मैं तीनों में चेक कर रहा हूँ। अगर पेरेंट नल है तो रूट नोड है तो सक्सेसर डायरेक्टली रूट पर ही लगा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो असल केस पर आ जाते हैं। मैंने चेक किया कि लोकेशन यानी 75 ये जो है ये पेरेंट के लेफ्ट पे लगा हुआ है या राइट पे लगा हुआ है, यानी पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड। अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो मैं सक्सेसर को लेफ्ट पे लगा दूंगा, अगर राइट चाइल्ड है तो सक्सेसर को मैं राइट पे लगा दूंगा। और यहाँ पे बस जाहिर देखने से ही पता लग रहा है कि कौन सी कंडीशन ट्रू होने वाली है, कि ये पेरेंट का राइट चाइल्ड है। चूंकि ये पेरेंट का राइट चाइल्ड था तो सक्सेसर को मैंने पेरेंट के राइट पे लगा दिया। अब क्या करना बाकी है, ठीक है, 80 अपनी सही जगह पर आ गया, लेकिन अब 80 को पॉइंट करना है 60 और 85 को। ठीक है, 80 के लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करना है 60 को, और 80 के राइट चाइल्ड को पॉइंट करना है 85 को। फिर मैं 75 को डिलीट कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता। तो बड़ा आसान है, सक्सेसर के लेफ्ट चाइल्ड को मैं किसका लेफ्ट चाइल्ड बना दूं, 60 की लोकेशन किसके पास है, लोकेशन के पास है, तो सिंपली सक्सेसर का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स टू लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह सक्सेसर का राइट चाइल्ड इक्वल्स टू लोकेशन का राइट चाइल्ड, ये आ गया। तो ये दोनों को अब पॉइंट करने लगा 80, बिल्कुल सही है, पॉइंट करने लगा। तो अब इट इज सेफ, ये फंक्शन एंड हो गया है कि मैं 75 को रिमूव कर दूं। 75 को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरा ट्री बाइनरी सर्च ट्री ही रहना चाहिए, यानी 80 के लेफ्ट पर उससे छोटा एलिमेंट होना चाहिए, राइट पर उससे बड़ा होना चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ से 75 से हटा देता हूँ तो ये सिचुएशन आ गई मेरे पास। ठीक है, और इसको और क्लियर कर देता हूँ, अननेसेसरी पॉइंटर्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें इस तरीके का ट्री मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, नोट डिलीट हुई है, नोट डिलीट केस सी के फंक्शन ने नहीं की, नोट डिलीट वहीं पे हुई है यहाँ पे हमारा मेन डिलीशन का फंक्शन था। यहाँ पे केस ए भी कॉल हो या केस बी कॉल हो या केस सी कॉल हो, उन सब के बाद लोकेशन वाला पॉइंटर डिलीट हो जाता है। तो अब अगर आप इस ट्री को देखें तो ये स्टिल ट्री जो है एक बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 50 के लेफ्ट पे 25 है, 50 के राइट पे 80 है, सही है। यहाँ तक 25 को चेक किया जाए तो 25 के राइट पे 40 है, सही है। 40 को चेक किया जाए तो 40 के लेफ्ट पे 30 उससे छोटा है, 45 उससे बड़ा है। 80 को चेक किया जाए तो 80 के लेफ्ट पर 60 है जो उससे छोटा है, और राइट पर 85 है जो उससे बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने सक्सेसफुली जो है डिलीट कर लिया एक ऐसी नोट को जिसके दो चिल्ड्रन मौजूद थे। डेफिनेटली एल्गोरिथम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि उसमें फर्दर केस ए और केस बी की पॉसिबिलिटी भी इन्वॉल्व हो गई। और हमने देखा कि केस सी के अंदर केस ए भी आ गया हमारा, केस बी भी आ सकता था, लेकिन हमने वो वाला सिनेरियो फिलहाल ड्रॉप कर दिया और सिर्फ केस ए वाला सिनेरियो। तो यहाँ तक पूछ लेता हूँ फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कि कुछ कंफ्यूजन है या कुछ क्यूरी है तो पूछ लीजिए। लेकिन मुझे आइडिया है कि अब थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो 100% हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आई हो। तो जो भी है, अगर कोई क्यूरी अभी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लेक्चर दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि केस ए केस बी तक बात सिंपल थी, लेकिन केस सी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको बार बार देखिएगा और क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को मजीद कोई क्यूरी नहीं है तो हम लेक्चर को कंक्लूड कर दें। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।